क्या हाल है दोस्तों। रिसेंटली आपने न्यूज सुना होगा कि केशवानंद भारती केस जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 को दिया था, उसके 50 इयर्स पूरे हो गए। ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का ऐसा लैंडमार्क डिसीजन था जिसने इंदिरा गांधी की सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक मैसेज दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं है और गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी अपने मर्जी से चेंज नहीं कर सकती है। ये जजमेंट ऐसा लैंडमार्क जजमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2023 को जब इस जजमेंट के 50 इयर्स पूरे हो गए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वेबसाइट भी इस जजमेंट को लेके डेडिकेट किया। इस वेबसाइट पर आप उन जजेस के व्यूज और जजमेंट को देख सकते हो जो जजेस ने इस केस को एंटरटेन किया था। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए जानते हैं क्या था ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और क्या था ये केस। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए अब शुरू करते हैं। पहले जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में। ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड करती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बहुत विजनरी पर्सन थे। उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। मतलब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को सोसाइटी के नीड और डिमांड के हिसाब से अमेंड कर सकती है। इसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 लाया। एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आर्टिकल 368 के अंदर सिर्फ पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। एक्चुअली आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, बट ये पावर कितनी वाइड है। मतलब आर्टिकल 368 का यूज करके पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अमेंड कर सकते हैं। क्या पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का यूज करके फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के पास मल्टीपल केसेस में आया। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 1 साल के बाद ही आया, यानी कि 1951 में शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। एक्चुअली पार्लियामेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी जो एक फंडामेंटल राइट थी, पार्लियामेंट ने इसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटाया था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है तो आप इतना जान लो, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट एक बिल इंट्रोड्यूस करती है। उस बिल को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहा जाता है। वो बिल जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाती है तो उसके बाद बिल प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए जाती है। साइन होने के बाद वो बिल एक्ट बन जाती है और वैसे एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है क्योंकि इस एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजन को अमेंड किया। अब चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। तो पार्लियामेंट ने जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाया था, उसे सुप्रीम कोर्ट में शंकरी प्रसाद केस में चैलेंज किया गया। तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये जजमेंट दिया कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को आर्टिकल 13 के अंडर चैलेंज नहीं किया जाएगा। एक्चुअली आर्टिकल 13 यही है कि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है तो उस लॉ को नल एंड वाइड कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। ये लॉ पार्लियामेंट्री लॉ, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ या ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट या गवर्नर इंप्लीमेंट करते हैं सबको इंक्लूड करती है। बट 15 इयर्स बाद सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में अपने प्रीवियस जजमेंट को रिवर्स कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंडर किसी भी फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 13 के अंडर चैलेंज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस में क्या कहा था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को आर्टिकल 13 के अंडर चैलेंज नहीं किया जाएगा। बट गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती है और कोई भी अमेंडमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाएगा तो उस अमेंडमेंट को आर्टिकल 13 के अंडर चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। इस जजमेंट के बाद उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को नहीं रहा गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की पावर को कर्टेल कर रहे थे। तो इंदिरा गांधी 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई। इस एक्ट ने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 इन दोनों को अमेंड किया। इस अमेंडमेंट के बाद ये पोजीशन थी कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का यूज करके कुछ भी अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को आर्टिकल 13 के अंडर चैलेंज नहीं किया जाएगा। मतलब पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का वैसा ही स्टैंड चाहती थी जो सुप्रीम कोर्ट का शंकरी प्रसाद केस में था। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के गोलकनाथ केस वाले जजमेंट से खुश नहीं थी। फिर एंट्री होती है केशवानंद भारती की। केशवानंद भारती एक मॉन्क थे केरला से। वो इडनेड मठ जो कि कसारगोड डिस्ट्रिक्ट केरला में है उसके हेड थे। उन्होंने अपने मठ के प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया था और इसी पिटीशन के जजमेंट से बर्थ हुआ द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली 1970 में केरला गवर्नमेंट इडनेड मठ की प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहते थे। इसी केरला गवर्नमेंट के डिसीजन को चैलेंज करने के लिए केशवानंद भारती ने रिट पिटीशन फाइल किया। ये रिट पिटीशन क्या होता है? अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो आप कोर्ट में पिटीशन फाइल करोगे। तो जो पिटीशन फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने के लिए फाइल की जाती है वो पिटीशन रिट पिटीशन होता है। तो केशवानंद भारती ने रिट पिटीशन फाइल किया। इसी पिटीशन को 13 सुप्रीम कोर्ट जजेस बेंच ने एंटरटेन किया। ये जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी ये लार्जेस्ट बेंच थी जो आज तक क्रिएट की गई है। इन 13 जजेस में से 7 जजेस ने इस फेवर में सपोर्ट या जजमेंट दिया कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, बट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। तो
यहीं से बर्थ हुआ द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का कौन कौन सा पार्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर एक इवॉल्विंग टॉपिक है और फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जो केसेस आएंगे उस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी तक वेरियस जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये सब पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर आते हैं। ये लिस्ट आप वीडियो पॉज करके देख लेना। अगर आपको जानना है जो 13 जजेस इस केस को एंटरटेन कर रहे थे उनका पर्सनल व्यू और जजमेंट क्या था, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो न्यू वेबसाइट इस जजमेंट के 50 इयर्स होने के बाद डेडिकेट की है उससे आप पढ़ सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी जजमेंट ने इंदिरा गांधी को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया क्योंकि अब गवर्नमेंट अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती थी। इस जजमेंट ने गवर्नमेंट को मैसेज दिया कि गवर्नमेंट अपने विम्स और फैंसीज के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिंदा है। सोचो दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में अपने फायदे के लिए क्या क्या चेंजेस करती। इसीलिए दोस्तों किसी भी कंट्री के जुडिशरी को नॉन बाइस्ड और इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है। अब जानते हैं दोस्तों इस जजमेंट के बाद क्या हुआ और इंदिरा गांधी का क्या स्टैंड था। देखो दोस्तों, जो फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 7-6 मेजोरिटी से डिसाइड किया था, 7 इन सपोर्ट एंड 6 नॉन इन सपोर्ट, उस जजमेंट को 9 जजेस ने साइन किया बट 4 जजेस ने साइन नहीं किया। वो 4 जज थे A.N. रॉय, के मैथ्यू, M.H. बेग, S.N. द्विवेदी। यहाँ दोस्तों आप A.N. रॉय नाम को याद रखना। अब जानते हैं दोस्तों इंदिरा गांधी का इस जजमेंट के बाद क्या स्टैंड था। अब देखो दोस्तों, जजमेंट के टाइम यानी कि 24 अप्रैल 1973 को जो चीफ जस्टिस थे वो थे S.M. सीकरी। वो 25 अप्रैल 1973 को रिटायर हो गए। तो कन्वेंशन के हिसाब से नेक्स्ट सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज को चीफ जस्टिस बनना था, तो उस हिसाब से J.M. सेलाट को चीफ जस्टिस बनना था बट A.N. रॉय को चीफ जस्टिस बना दिया गया। इनसे पहले 3 जजेस J.M. सेलाट, A.N. ग्रोवर और K.S. हेगड़े A.N. रॉय से सीनियर थे। इन 3 जजेस को सुपरसीड करके A.N. रॉय को चीफ जस्टिस बनाया गया क्योंकि उन्होंने केशवानंद भारती केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था उस पे उन्होंने साइन नहीं किया था। ये जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पर अटैक था। इस दिन को ब्लैकेस्ट डे ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। बट 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने में उसे खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अब से जो सीनियर मोस्ट जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के उन्हें ही चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। तो दोस्तों कंक्लूजन यही है कि आर्टिकल 368 के अंडर अब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, बट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती है। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है ये इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है और फ्यूचर में जो केसेस आएंगे उस बेसिस में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से प्रोविजन बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है और कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट नहीं है। तो यही थी दोस्तों केशवानंद भारती केस, वो केस जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को सेव किया था और सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट किया था पार्लियामेंट इंटरवेंशन से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे। ऐसा ही कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कुछ बोलना है मेरे बारे में या वीडियो के बारे में तो कमेंट कर दे। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा।